हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिष्टी, आज अपने इस चाशनी से मीठे स्वभाव को छोड़कर दिखा दे कि मिष्टी अगर चाशनी की तरह स्वीट हो सकती है तो मिर्च की तरह तीखी भी हो सकती है। हाँ मिष्टी, छोड़ो आज ही अपना मीठा स्वभाव और दिखा दो इस घटिया इंसान को इसकी असली औकात। आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ है जो एक लड़की को उसका सरल मीठा स्वभाव छोड़कर कुछ गलत शब्द बोलने के लिए उकसाया जा रहा है? जानने के लिए मिष्टी की कहानी को शुरू से जानते हैं। मिष्टी चाशनी से भी मीठे स्वभाव की लड़की थी। उसके मुंह से गलती से भी बुरे और गलत शब्द नहीं निकलते थे, लेकिन उसके इसी स्वभाव से परेशान उसकी माँ कमला उससे एक दिन बोलती है, मिष्टी कहाँ है बेटा, जल्दी आ मेरे पास। जी माँ आ गई, बोलिए क्या काम है, पानी लाऊं मैं आपके लिए? नहीं मेरी बच्ची, तू यहाँ सब काम छोड़कर मेरे पास बैठ, तेरे लिए एक बड़े अच्छे घर से रिश्ता आया है। कल वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं। बेटा तू अच्छे से तैयार हो ना? जी माँ जैसा आप कहो, लेकिन आप बताओ आप इतना उदास क्यों हो? नहीं बेटा, तू तो जानती है ना कि पहले भी तेरा रिश्ता कितनी बार हुआ लेकिन फिर टूट गया, क्योंकि उन लोगों को ये लगा कि तू अपना मीठा स्वभाव दिखाकर खाली उनका मन मोह रही है, आगे जाकर अपने असली रंग दिखाएगी। माँ, लोग तो कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी कहते हैं, उनके कहने से हम अपना स्वभाव थोड़ी ना बदल सकते हैं, बल्कि जिस घर में मेरे संजोग लिखे होंगे वहाँ मेरी शादी अपने आप हो जाएगी। मिष्टी इतना बोलकर वहाँ से रसोई में चली जाती है। अगले दिन एक संगम नाम का लड़का अपनी माँ सारिका के साथ मिष्टी के घर आता है, जहाँ चाय नाश्ता उनके सामने रखने के बाद मिष्टी खड़ी हो जाती है। तभी सारिका बोलती है, देखिए बहन जी, यहाँ आने से पहले हमने आपके परिवार की छानबीन करी कि कैसा परिवार है, कैसी लड़की है, लेकिन आश्चर्य हुआ ये जानकर कि एक भी इंसान ने मिष्टी या आपके परिवार के बारे में गलत नहीं कहा। बताया कि मिष्टी स्वभाव से बेहद ही मीठी है, सबसे प्यार से बात करती है। जी बहन जी, और यही मेरी बेटी की कमी है कि ये जरूरत से ज्यादा मीठे बोल बोलती है। पर आंटी, मुझे लगता है कि ये मिष्टी की ताकत है, वो अपनी इस मीठी जुबान से किसी का भी दिल जीत सकती है। आपको सच में ऐसा लगता है? आज से पहले सब लोग मुझे बस यही कहते हैं कि मैं जानबूझकर ऐसी मीठी बातें बनाती हूँ, क्योंकि जरूर मैंने कोई गलत काम किया होगा जिसे मैं छुपाना चाहती हूँ। पर आप ऐसे पहले हैं जिसने मेरे इस स्वभाव की तारीफ की है। जो तारीफ के काबिल होता है बेटा, उसकी तारीफ की ही जाती है। और बहन जी, हमें तो मिष्टी बहुत पसंद है, इसलिए हम इसको जल्द से जल्द अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। इस बात से कमला खुशी से फूले नहीं समाती। कुछ ही दिनों में अच्छे सा मुहूर्त देखकर संगम और मिष्टी की शादी हो जाती है। और अपने ससुराल में कदम रखने के बाद मेहमानों से घिरी मिष्टी जब अपनी सास को भारी सी फलों की टोकरी उठाते हुए देखती है, तो उनके पास जाकर बोलती है, अरे अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप मुझे बोल देती, मैं लेकर आती ना इस टोकरी को, आपके हाथों में दर्द हो जाएगा। अरे बहू, तेरा आज पहला दिन है इस घर में, आते ही काम पर लगना चाहती है क्या? माँ जी, अपने घर में दिन नहीं देखा जाता कि कब आए। अब जब ये घर मेरा है तो घर में पहला कदम रखते ही इसकी सारी जिम्मेदारियाँ भी मेरी हो गई थी। मिष्टी की पहले ही दिन इतने मीठे स्वभाव को देखकर वहाँ मौजूद पड़ोसनों में निर्जा सारिका से बोलती है, अरे सारिका, पहले ही दिन बहू मीठी चाशनी की तरह बर्ताव कर रही है, संभल कर रही हो। अक्सर सामने से मीठे बनने वाले अंदर से बहुत ही कड़वे होते हैं। नहीं निर्जा बहन, मेरी बहू अंदर से और बाहर से एक जैसी है, चाशनी से मीठी है, इसलिए आप चिंता मत करिए, मुझे संभलने की कोई जरूरत नहीं है। सारिका की बातें और मिष्टी का स्वभाव पड़ोसनों को खटकने लगता है, इसीलिए आए दिन वो मिष्टी को आजमाने सारिका के घर आ जाती थी। ऐसे ही शाम के समय जब मिष्टी अपनी सास के लिए जूस लेकर आती है, तभी निर्जा दो पड़ोसनों के साथ उसके घर आकर बोलती है, अरे वाह, देखो यहाँ तो बहू ने पहले ही जूस बना के रखा है हमारे स्वागत के लिए। अरे निर्जा आंटी, आप और आप सभी आइए आइए बैठिए, मैं आप सभी के लिए फ्रेश जूस बना कर लाती हूँ। बनाएगी क्या बहू, रहने दे, मुझे लगा बना होगा।
अब बनाने के चक्कर में तू हमें 100 गालियाँ दे देगी मन ही मन कि मुंह उठाकर आ गई जूस पीने। ये कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? घर में आए पड़ोसी किसी मेहमान से कम नहीं होते। उनकी आओ भगत करना तो बड़े पुण्य का काम है और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आपकी सेवा का मौका मिल रहा है। आप बैठो, मैं जूस लेकर आती हूँ। मिष्टी रसोई में जूस बनाने चली जाती है। तभी नीरजा पीछे से बोलती है, सारिका बहन, तुम्हारी बहू तो सच में चाशनी सी मीठी है। इसको आए 1 महीने से ऊपर हो गया। इस बीच में मैं कितनी बार तुम्हारे घर आई हूँ, लेकिन एक बार भी मैंने इसके चेहरे पर गुस्से वाले या चिढ़ने वाले भाव नहीं देखे। मेरी बहू तो मेरे घर आने पर ही चिढ़ जाती है। मैंने तो तुमको पहले ही दिन कहा था कि मेरी बहू का स्वभाव यही है, सबसे मीठा बोलना। वो चाह कर भी किसी से बुरे बोल नहीं बोल सकती। कुछ ही देर में मिष्टी सबके लिए जूस बनाकर ले आती है और उसको पीने के कुछ देर बाद सभी पड़ोसने अपने अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ मिष्टी पूरे मोहल्ले में सबसे हंस के मीठे बोल बोला करती थी। उसके इस स्वभाव को मोहल्ले का एक राघव नाम का लड़का गलत समझकर अपने दोस्त कल्लू से बोलता है, भाई वो संगम भाई की बीवी है ना, वो मुझ पे लाइन मारती रहती है। ऐसा लगता है मुझसे प्यार करते हैं। मुझे इस तरह से देखती है ना, मेरा दिल आ जाता है उस पे। तो इसलिए आज अभी वो देख आ रही है। एक काम करता हूँ, उसका हाथ पकड़ता हूँ, फिर देखती हूँ। मिष्टी के करीब आते ही राघव बोलता है, अरे भाभी कहाँ से आ रही हो? मुझे बता देती, मैं चलता आपके साथ। कहीं नहीं भैया, सामान लेने गई थी। राघव अचानक से मिष्टी का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, भाभी आपके हाथ तो बहुत सॉफ्ट है, क्या लगाती हो इन? भैया ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। थोड़ी देर और पकड़ने दो ना भाभी जी, बहुत सुकून मिल रहा है। वैसे मैं समझ चुका हूँ, आप ना संगम भैया से नहीं, आप मुझसे प्यार करती हो। मिष्टी के साथ ऐसा पहली बार हुआ था, इसीलिए वो उस वक्त कुछ ना बोलकर बस राघव को धक्का देकर घर आ जाती है और खुद को अकेले कमरे में बंद करके रोने लगती है। उसको ऐसे आते ही अपने कमरे में जाता देखकर सारिका बोलती है, ये बहू को क्या हुआ? उदास लग रही थी। कहीं किसी ने कुछ बोला तो नहीं? देखती हूँ आखिर मोहल्ले में है कौन। सारिका घर से बाहर निकल कर देखती है तो उसको कुछ दूरी पर राघव खड़ा मिलता है। उसके छिछोरे स्वभाव से परिचित सारिका अपनी बहू के कमरे में जाकर उससे बात करती है, जिसके बाद मिष्टी उसे सब कुछ बताती है। सारिका संगम को कॉल करके घर बुलाती है, जिसके बाद संगम को पूरी बात पता चलने पर पहले तो वो जाकर राघव को एक थप्पड़ मारता है, फिर उसको अपने घर के सामने लाता है जहाँ मिष्टी भी खड़ी होती है। तभी राघव को मिष्टी के पैरों में गिराकर संगम बोलता है, मिष्टी, तुमने इस छिछोरे से डरकर खुद को कमरे में बंद क्यों किया? तुमने कुछ गलत नहीं किया था। संगम जी, सब मेरे मीठे स्वभाव को दिखावा समझते हैं, इसलिए मुझे लगा कि अगर मैंने सबको बताया तो सब यही बोलेंगे कि मैं ही हंस हंस कर बात करती थी, जबकि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। ऐसी बात है तो मिष्टी आज अपने इस चाशनी से मीठे स्वभाव को छोड़कर दिखा दे कि मिष्टी अगर मिश्री की तरह स्वीट हो सकती है तो मिर्च की तरह तीखी भी हो सकती है। हाँ मिष्टी, छोड़ो आज ये अपना मीठा स्वभाव और दिखा दो इस घटिया इंसान को इसकी असली औकात। हाँ बहू, हमें पता ही है कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा है। इसको इसने गलत समझा तो ये गलत हुआ, तुम नहीं। सबकी बातें सुनकर मिष्टी राघव को उठाकर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलती है, मैं सबसे मीठे बोल इसलिए बोलती हूँ ताकि मेरे शब्दों से कोई दुखी ना हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ जिसके लिए उसका पति ही सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग मेरे इस मीठे स्वभाव को गलत समझ सकते हैं और मैं किसी की सोच को नहीं बदल सकती। मिष्टी ने पहली बार किसी पर हाथ उठाया था, लेकिन यही सही था। कुछ लोगों को मीठी बोली रास नहीं आती तो उनको कड़वा करेला ही चखाना पड़ता है। कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों में लगी मीरा अपने कान्हा जी के लिए पुष्पमाला बना रही थी कि तभी उसकी सास यशोदा उसके पास आकर कहती है, बहू बन गई माला? अरे जल्दी जल्दी कर, बहुत काम है आज। माँ जी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? मैं कर रही हूँ ना काम।
बस ये माला बन गई, इसके बाद मैं नंद गोपाल के कपड़े बना दूंगी। हाँ बहू, मुझे पता है तू सब संभाल लेती है, फिर भी बाल गोपाल के जन्म की तैयारियों में मुझे बहुत आनंद मिलता है। हाँ वो तो है ही माँ जी, आखिर मेरे कान्हा है ही इतने प्यारे। अरे प्यार से याद आया, ये मेरा नालायक बेटा प्रेम कहाँ है? सुबह से नहीं दिखा मुझे अभी तक, दोपहर हो गई है। माँ जी वो तो गए अपने दोस्तों के साथ दही हांडी फोड़ने की प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, तो ये नालायक ना जन्माष्टमी से पहले ही अपने हाथ पैर तुड़वा के आ जाएगा। दोनों सास बहू जन्माष्टमी की तैयारियां करने में लग जाती हैं कि तभी उनकी पड़ोसन सरला आकर बोलती है, यशोदा बहन, सारी तैयारी हो गई पूरी? हाँ सरला बहन, सारी तैयारियाँ हो गई है। मेरी बहू है ना मीरा, वो सब संभाल लेती है। बड़ी ही गुणी बहू मिली है मुझे, जब से आई है मेरे घर को तो स्वर्ग बना दिया है उसने। ये सब तो ठीक है यशोदा बहन, तुम्हारी बहू ने पूजा की तो सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी, लेकिन चिंता तो मुझे इस बार मटकी फोड़ की है। उसकी तैयारी तो तुम्हारी बहू नहीं, हम सबके बेटे मिलके करेंगे। हाँ सरला बहन, मुझे भी इस बार चिंता है, क्योंकि इन सब ने पहले तो ध्यान दिया नहीं, और अब कुछ दिन बचे हैं जन्माष्टमी में तो ये प्रैक्टिस में लग गए हैं। अब तो कान्हा जी ही बचा सकते हैं हमें इस दुविधा से। दूसरी तरफ प्रेम अपने दोस्तों के साथ दही हांडी के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो बार बार अपने दोस्तों को घोड़ा बनाकर उन पर चढ़ता है और गिर जाता है। लगातार 5वीं बार प्रेम गिरता है, जिसके बाद वो कहता है, भाई लोग इस बार क्या होगा यार, टेंशन हो रही है। हर बार दही की मटकी हम फोड़ते हैं, पर इस बार यार किसी के कंधों में जान ही नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो हम तो हार जाएंगे, और तुम्हें पता है ना प्रेम को हार मंजूर नहीं है। प्रेम की इस बात पर उसका एक दोस्त मयूर उससे बोलता है, भाई ये लोग खा खा कर मोटे हो गए हैं, इसलिए तो इनमें शक्ति नहीं है खड़े होने की, तभी तो बार बार गिरे जा रहे हैं। यार किसी को क्या दोष दूं, मैं खुद अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा हूँ। चलो एक बार और करते हैं कोशिश। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नहीं यार, अब मुझसे नहीं होगा, कल करते हैं ना भाई। पर फिर कल आखिरी दिन होगा हमारे पास, तो पूरा दिन प्रैक्टिस होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। सब सुन रहे हैं ना? सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रेम भी थका हारा अपने घर लौट जाता है और जल्दी से अपनी पत्नी से कहता है, मीरा यार पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है और पूरा शरीर टूट रहा है मेरा। इतनी प्रैक्टिस की कि अब एक एक अंग दर्द कर रहा है मेरा। प्रेम की आवाज सुनकर मीरा की जगह यशोदा पानी लेकर आती है। वो प्रेम को पानी देती है, जिसके बाद उससे बोलती है, आज ही टूट गया तू, अभी तो जन्माष्टमी आई भी नहीं है। मुझे नहीं लगता तेरे से दही हांडी फूटेगी। शरीर तो पूरा खा खा के फुला लिया है, किसी के ऊपर चढ़ेगा ना तो वो भी दब जाएगा तेरे शरीर से। सही कहा माँ जी आपने। हंस लो, परसों देखना सबकी बोलती बंद कर दूंगा। देखते हैं हम भी क्या कारनामा करता है तू आखिर। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन आता है। यशोदा और मीरा शाम की तैयारियों में लग जाती हैं। वो दोनों रात के लिए लड्डू बना रही होती हैं कि तभी प्रेम बाहर जाते हुए कहता है, माँ मीरा मैं जा रहा हूँ दही हांडी की प्रैक्टिस करने। तभी वहाँ यशोदा आकर बोलती है, ध्यान रखियो, कहीं आज ही सारी हड्डियाँ तोड़वा के आ जाए, और कल के लिए भी बचानी है कुछ। हाँ मार लो ताने। प्रेम अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ यशोदा और मीरा भी शाम के लिए प्रसाद बनाने में लग जाती हैं। शाम होती है, सभी जगह कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची होती है। मीरा भी बहुत ही अच्छे से तैयार होती है। अपनी सास के साथ में वो मंदिर जाने के लिए निकल जाती है। प्रेम भी अपने दोस्तों की टोली के साथ तैयार होकर आ जाता है। मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया जाता है। साथ ही मंदिर के बिल्कुल बाहर दही की मटकी लटकी होती है, जिसे तोड़ने के लिए प्रेम और उसकी टोली तैयार होती है। ऐसे में मटकी को देखकर प्रेम कहता है, बस कुछ ही देर में हम ऊपर होंगे और इस मटकी का माखन हमारे मुंह में होगा। मटकी फोड़ की शुरुआत होती है। सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सभी मटकी फोड़ने वालों का उत्साह बढ़ाते हैं। प्रेम की टोली घोड़ा बनना शुरू होती है, जिसके बाद वो उन पर चढ़कर मटकी तक पहुंचने की कोशिश करता है।
लेकिन वो असफल हो जाता है और गिर जाता है। कई बार कोशिश करने पर भी वो मटकी को फोड़ने में नाकाम होता है। ऐसे में प्रेम उदास होकर खड़ा हो जाता है कि तभी मीरा कहती है, क्या हुआ प्रेम जी? देखो मेरी बात सुनो, आप ना उदास मत हो। जरूरी नहीं है कि हर बार सफलता हमें ही मिले, बस आप कोशिश करते रहो। मीरा, हर साल मैं ये मटकी फोड़ता हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इस बार मैं मटकी तक पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। अगर आप बुरा न माने तो मैं कोशिश करूं? तुम पागल हो? नहीं नहीं, अगर गिर गई ना तो हाथ या पैर तो तुड़वा ही लोगी तुम। प्रेम की इस बात पर मीरा बोलती है, प्रेम जी, मैंने अपने मायके में भी कई बार मटकी फोड़ी है जन्माष्टमी पर। और वैसे भी प्रेम जी, मेरे कान्हा मेरे साथ है। और देखना, आज तो मैं आपके लिए ये मटकी फोड़ कर ही नीचे आऊंगी। क्या सच में तुम ये करना चाहती हो? हाँ प्रेम जी, भरोसा रखिए आप मुझ पर। इसके बाद प्रेम अपने दोस्तों की टोली को वापस से इकट्ठे होकर सीढ़ियां बनने के लिए कहता है, जिसके बाद उस पर मीरा को चढ़ते हुए देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, जिसे देखकर यशोदा कहती है, अरे वाह बहू वाह, तू ये कर सकती है। मेरी मटकी फोड़ बहू, तोड़ दे मटकी। मीरा ऊपर चढ़ जाती है और मटकी को पकड़कर जोर से कहती है, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। देखते ही देखते मीरा मटकी फोड़ देती है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और मीरा नीचे आ जाती है। साथ ही अपनी सास का आशीर्वाद भी लेती है, जिसके बाद यशोदा उससे बोलती है, वाह मेरी बहू, आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। मेरी बहू ने मटकी फोड़ी, कान्हा जी की कृपा है तुझ पर। और सरला बहन, देखा मेरी बहू ने ये भी संभाल लिया। अरे वाह यशोदा बहन, तुम्हारी बहू तो मटकी फोड़ निकली। तुम्हारी बहू तो सर्व गुण संपन्न है। हाँ माँ, सही कह रही हो आप। आज मीरा ने मान रख लिया हमारा। अच्छा माँ जी, प्रेम जी, चलिए ना, 12 बजने वाले हैं। कान्हा जी का जन्म होने वाला है, उनको झूला झुलाना है और भोग भी तो लगाना है। हाँ हाँ, चलो चलो, कान्हा जी का जन्म होने वाला है, जल्दी चलो सब। सभी लोग मंदिर में इकट्ठे होते हैं और 12 बजते ही कान्हा जी की मूर्ति पर फूलों की बरसात होती है। सभी लोग कान्हा जी की आरती उतारते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, साथ ही झूला भी झुलाते हैं। जिसके बाद नाच गाने के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम से सभी एक साथ मिलकर मनाते हैं। तो दोस्तों, आज हम खाएंगे मौकाए वारदात पर भल्ले पापड़ी, जिसके साथ मिलेगी आपको कातिलाना हरे धनिये की चटनी और सनसनी किशमिश वाली सौंठ की लाल चटनी। तो क्या आप खाना चाहेंगे? क्या आपके मुंह तक पहुंचेगा ये लजीज खाना? जानने के लिए सुनते रहिए संजना ब्रेकिंग न्यूज। अरे दीदी, ये कैसे खाने की तारीफ कर रही हो? लोग आपकी बात सुनेंगे तो डर जाएंगे। ओफो, लोगों को कौन सुना रहा है? कोई मुझसे पूछे तो मैं तो सीधा बोल दूंगी, आज रात 9 बजे आलू को छन्नी करके कुकर में उतार दिया गया, जिसके बाद आपने भल्ले बनाने के लिए गरम तेल में पकोड़ों को भून डाला। ऐसे ही बोलेंगी ना आप? ऐसा लगता है खाने की रेसिपी नहीं, आप उनके हत्या के बारे में बता रहे हो। ऐसा कैसे चलेगा दीदी? अरे सब चल जाएगा, भगवान ने किसी ना किसी को तो बनाया होगा ना मुझे झेलने के लिए, जो सफेद घोड़े पर आएगा और मुझे ले जाएगा। अरे दीदी, सच में जो भी मेरे जीजू बनेंगे ना, उनको तो झेलना ही पड़ेगा ये। दोनों बात कर ही रही होती हैं कि तभी संजना की मम्मी शकुंतला आती है और कहती है, अरे तुम दोनों यहाँ गपशप में क्या लगी हो? मैंने तुमसे सामान मंगवाया था, वो ले आई या नहीं? तुम्हें पता नहीं है क्या कि संजना को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं? वो माँ, कल हम जिस जगह पर सब्जी ले रहे थे ना, वहाँ मौके पर ही पुलिस आ गई और ठीक 9:25 पर उन्होंने सब्जी वाले को वहाँ से उठा दिया, जिसके बाद हम सब्जी नहीं खरीद पाए और हमें ऐसे ही वापस आना पड़ा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरा ये ब्रेकिंग न्यूज का ड्रामा कब बंद होगा? माँ, आप ऐसा क्यों बोलती हो? आपको पता है ना कि मुझे न्यूज देखने का कितना शौक है, इसलिए मैं ऐसे बात करती हूँ। हे भगवान, थोड़ी तो बुद्धि दो मेरी बेटी को। पता नहीं सासरे जाकर क्या करेगी, कहीं मेरी नाक ना कटवा दे। अरे माँ,
दीदी ऐसा कुछ नहीं करेंगी, बल्कि सबको खुश रखेंगी ससुराल में। माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा कोई कांड नहीं करूँगी जिससे आपके होने वाले समधी या फिर दामाद को किसी सनसनीखेज वारदात का हिस्सा बनना पड़े। ऐसे ही अगले दिन संजना को देखने के लिए कुंती अपने बेटे व्योम के साथ आती है। सभी को संजना बहू के रूप में पसंद आ जाती है और दोनों घर वाले मिलकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं और कुछ ही महीनों के बाद उनकी शादी बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। संजना बखूबी तरीके से शादी के बाद कुंती निवास की सभी जिम्मेदारियां निभा लेती है। ऐसे ही एक दिन कुंती उसे बुलाकर उससे पूछती है, बहू छत से कपड़े ले आई क्या? जी माँ जी, आपके एक इशारे पर मैंने कपड़ों को हवा में उड़ने से पहले या किसी और की छत पर जाने से पहले ही प्रेस करके अलमारी में रख दिया है। बहू ये कैसे बोल रही है तू ठीक तो है ना? कुछ भी तो नहीं माँ जी, भला मुझे क्या होगा? अरे आपकी बहू का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, और अगर किसी ने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं उसे नाकाम कर दूंगी। बहू तुझे क्या हो गया है? जब हम सब तुझे देखने आए थे तब तो तू ऐसी नहीं थी। वो क्या है ना माँ जी, जब आप लोग मुझे देखने आए थे तो मेरी माँ ने मेरी जुबान पर ताला लगा दिया था, इसीलिए आपके सामने मैंने कुछ बोला नहीं। तो माँ जी आपने क्या सोचा था, कैसी निकलेगी आपकी बहू और कैसी है वो? हे भगवान, अरे कैसी बहू मेरे पल्ले पड़ गई। ऐसा बोलते हुए वो जमीन पर सर पीटते हुए बैठ जाती है। अरे माँ जी क्या हुआ आपको? क्या आपको चक्कर आ रहे हैं? क्या आपका सर दर्द कर रहा है? देख बहू, मेरा ना दिमाग खराब मत कर, अब जाकर मेरे लिए इलायची वाली चाय लेकर आ बढ़िया सी। ओके माँ जी। कुंती की बात सुनकर संजना उसके लिए चाय बनाकर ले आती है, लेकिन चाय पीकर कुंती मुंह बना लेती है और उसे देखकर संजना कहती है, क्या हुआ माँ जी? क्या आपकी चाय में नमक है या फिर आपके मसूड़ों में दर्द है? हे भगवान, ऐसे कौन से कर्म थे मेरे जो आपने मुझे ऐसी बहू दे दी। माँ जी आप ऐसा क्यों कहती है? क्या मैं आपकी हुस्न परी जाने जहान बहू नहीं बनी? आखिर किस कश्मकश में डूबी है आप? बहू जाकर तू काम कर ले घर का, बड़ी मेहरबानी होगी तेरी। ये सुनकर संजना घर के सारे कामों को निपटा लेती है। शाम को उसका पति व्योम वापस घर आता है। संजना खाना टेबल पर लगाती है और दोनों को आवाज लगाकर बुला लेती है। सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं कि तभी व्योम उनसे बोलता है, और जान क्या बनाया है तुमने? व्योम जी आज मैंने बनाया है आपका फेवरेट पालक पनीर, जिसके साथ आपको मिलेगी मखमली रोटी और जीरा राइस। साथ ही मौकाए वारदात पर आपको मिलेगी मीठे रस में डूबी हुई जलेबियाँ। और माँ जी आपके लिए मैंने किचन के दायरे में रहकर करेले का जूस और टिंडे की सब्जी बनाई है, जिसे आप एक बार खाएंगी तो बस खाती रह जाएंगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। कुंती और व्योम संजना की ऐसी बातों से परेशान हो चुके थे। ऐसे ही एक बार रात के 1 बजे कुंती निवास में चोर घुस आता है और पानी पीने के लिए संजना उठकर रसोई की तरफ जाती है। वो वहाँ से वापस आ ही रही होती है कि तभी उसे अपनी माँ जी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जिसे देखने के लिए वो कुंती के कमरे की तरफ जाती है और देखती है कि दरवाजा खुला पड़ा है। जिसके बाद वो अंदर जाती है तो उसे चोर अलमारी से कुछ निकालते हुए दिखाई देता है। जिसके बाद संजना जोर जोर से शोर मचाती है और चिल्लाते हुए कहती है, चोर चोर चोर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ जी के कमरे में घुसकर चोरी करे, तुझे मैं अभी बताती हूँ। संजना आसपास देखकर वहीं पर पड़ी हुई झाड़ू लेकर दमादम उस चोर पर बरसाने लगती है और ये शोर सुनकर कुंती भी उठ जाती है। साथ ही व्योम भी वहाँ आ जाता है और संजना उस चोर को मार मार कर उससे पूछती है, बता क्या करने आया है यहाँ? छोड़ो मुझे, छोड़ो, अरे छोड़ो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। व्योम जी जरा पकड़ना इसे। इतना कहकर संजना उसे एक चेयर पर बिठाकर रस्सी से बांध देती है और फिर पूछती है, बता
क्या तूने मेरी माँ जी का कोई कीमती सामान चुराने की कोशिश की है? और अगर की है तो किसके कहने पर की है? वो मैंने एक सोने का हार चुराया है। ये रहा मेरे बैग में। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, अब जाने दो। मैं और तुझे छोड़ू? कभी नहीं। मैं तुझे अच्छे से जान चुकी हूँ और अब मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैडम माफ कर दो मुझे भाई साहब। माता जी बोलिए ना, अब तो आपका हार वापस कर दिया है मैंने, अब तो जाने दो। बहू छोड़ देना, अगर इतना बोल ही रहा है तो छोड़ दे इसे। हाँ संजना छोड़ दो, कुछ नहीं करेगा। व्योम की बात सुनकर संजना उसकी रस्सियां खोलती ही है कि वो चोर कुंती को धक्का देकर भाग जाता है। और ये देखकर संजना को गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उसके पीछे भागने लगती है। लेकिन वो चोर मीटर के वायर को खींचकर जमीन पर डाल देता है, जिस पर संजना का पैर पड़ जाता है और उसी वक्त उसे करंट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। व्योम और कुंती तुरंत इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। कुछ ही देर के बाद उसे होश आता है और डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर व्योम, घबराने वाली कोई बात नहीं है, शी इज सेफ, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर व्योम उसे घर ले आता है और उसकी सास उसकी नजर उतारती है। साथ ही वो बोलती है, मेरी बहू तो बहादुर निकली, बड़े ही अच्छे से तूने उस चोर को धोया। पर माँ जी, मैं उसे पकड़ नहीं पाई, वो मुझे धक्का देकर भाग गया। अरे वाह, तू तो आराम से बोलने लग गई। अब ये बता कि आलू की सब्जी कैसे बनती है? सिंपल है माँ जी, आलू उबालो, टमाटर और मसालों के साथ उसे फ्राई कर दो, बन गई सब्जी। क्या हुआ, अब तू रिपोर्टर की तरह क्यों नहीं बोल रही? पर माँ जी, अब मुझसे ज्यादा तेज बोला नहीं जा रहा है। चलो अच्छा ही है, क्योंकि आपको वो तरीका पसंद ही नहीं था। कोई बात नहीं बहू, जो हो गया सो हो गया। व्योम उसे अपने हाथों से दवाई खिलाता है और संजना भी अब ब्रेकिंग न्यूज की तरह बोलना बंद कर देती है और फिर सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।